नमस्कार दोस्तों, दिस इज कृष्णा वशिष्ठ और आप मुझे सुन रहे हैं आपके अपने फेवरेट चैनल जिसका नाम है टैट्स गुरु। और यहाँ पे अगर आप इफ़ यू आर न्यू ऑन माय चैनल प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन टू गेट लेटेस्ट अपडेट। तो दोस्तों, यहाँ पे हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी की स्टडी करते हैं। जो कंटेंट मैं आपको पढ़ाता हूँ डेफिनेटली वो क्वालिटेटिव है, तो प्लीज़ थोड़ा सा फोकस करें। सीटेट का एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ है, कैंसिल नहीं हुआ है। अगर जुलाई में नहीं होगा तो मे बी नेक्स्ट मंथ हो जाए या फिर अक्टूबर या फिर नवंबर दिसंबर के अंदर होगा। आपको अपनी तैयारी जो है अप टू द मार्क रखनी है, अप टू डेट रखनी है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है फ्रोइबल्स किंडरगार्टन सिस्टम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आज मैं आपको किंडरगार्टन का मतलब भी बताऊंगा, क्योंकि आपने भी ये पढ़ा होगा सीटेट या फिर अपना या किसी भी, अगर आप स्टेट के टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपने ये चीज़ पढ़ी होगी। फ्रोबेल्स का नाम पढ़ा होगा, किंडरगार्टन पढ़ा होगा, लेकिन आपको शायद मतलब ना पता हो। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको मतलब भी बताऊंगा और एक डिटेल्ड लेक्चर होगा, तो प्लीज़ बने रहिए इस वीडियो में। और आप देख रहे हैं टैट्स गुरु चैनल को, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है फ्रोबेल्स किंडरगार्टन सिस्टम। तो देखना दोस्तों, सबसे पहले बात ऐसी है, आपको कुछ मैं इंपॉर्टेंट जानकारी बता देता हूं कि जो ये फ्रोबेल्स हैं ये जर्मन एजुकेटर कहे जाते हैं, मतलब जर्मनी से बिलोंग करते हैं, जर्मनी से बिलोंग करते हैं। और उसके बाद जो है बेस्ट नोन फाउंडर हैं, इन्होंने ही सबसे पहले किंडरगार्टन सिस्टम को ओरिजिनेट करा था। और उसके बाद ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट contributors of 19th century of the science education. Froebel's first kindergarten was started in 1837 in Blankenburg, Germany. तो दोस्तों, बात ऐसी है, सबसे पहले जो किंडरगार्टन सिस्टम को ओरिजिनेट करा, जिन्होंने इन सिस्टम को बनाया, वो थे फ्रोबेल। ही वॉज बिलोंग्स टू जर्मनी। और ये 1782-1852 की बात है जब उन्होंने पहला स्कूल बनाया अपना, जो कि दैट वॉज फुल्ली बेस्ड अपॉन किंडरगार्टन। ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये किंडरगार्टन क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये बच्चों के लिए एक स्कूल उन्होंने ओपन किया था। और इसमें जैसे गार्डन एक वर्ड आ रहा है, लेकिन इसको आप जो है रिलेट कर सकते हो गार्डन को लेके, कि गार्डन बेसिकली क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गार्डन, जहाँ पे छोटे छोटे पौधे होते हैं। अब उन पौधों को जो माली होता है, बेसिकली उन पौधों को वो क्या करता है कि भाई पानी दे के सींचता है और फिर जो है उनकी देख रेख करता है। धीरे धीरे वो जो छोटे छोटे पौधे होते हैं वो बढ़ते चले जाते हैं और एक दिन वो वृक्ष बन जाते हैं या फिर एक बाग बन जाता है, मतलब बाग बगीचा। तो उन्होंने बेसिकली जो ये कॉन्सेप्ट लिया है, ये नेचर से कॉन्सेप्ट लिया है, एकदम से नेचुरल है ये चीज़। आपको पता ही होगा, नेचर की बात मैंने कही है आपको। और उन्होंने सोचा कि जो ये नेचर में चीज़ें होती हैं और ये वास्तव में हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं बच्चों की डेवलपमेंट से। तो बच्चे भी एक प्रकार के छोटे छोटे नन्हे मुन्ने पौधे होते हैं, जिनको जो है एज ए टीचर, एज ए माली बेसिकली उन पौधों की देख रेख करता है और फिर जो बच्चों का डेवलपमेंट होता है। तो बच्चों का डेवलपमेंट को उन्होंने कनेक्ट कर दिया नेचर के साथ, क्योंकि ही वॉज एब्सोल्युटली इम्प्रेस्ड विद नेचर से वो ज़्यादा इंप्रेस्ड होते थे। और उनकी जो एजुकेशनल व्यूज़ हैं, बेसिकली वो एक प्रकार के आइडियलिस्ट थे और वो नेचर को फॉलो करते थे, वो गॉड को फॉलो करते थे, रिलीजन को फॉलो करते थे। ठीक है। तो इस तरीके से उनके ओपिनियन व्यूज़ में भी नेचर कहीं ना कहीं समाया हुआ है। तो ये था उनका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि भाई जो एजुकेशनल व्यूज़ क्या थे, उनके एजुकेशनल व्यूज़ की बात करते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा, ही वॉज एन एब्सोल्यूट आइडियलिस्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो आइडियलिस्ट कौन होते हैं, जो कि भगवान को मानते हैं, जो कि धर्म को मानते हैं। हिंदी में आइडियलिस्ट का मतलब होता है आदर्शवाद। तो बेसिकली वो आदर्शवाद को मानते थे बेसिकली, और उनके जितने भी व्यूज़ थे वो सारे आइडियलिस्ट के ऊपर बेस्ड थे। तो हम उनको आइडियलिस्ट कह सकते हैं। हिज आइडियाज़ अबाउट एजुकेशन, वैसे तो उन्होंने काफ़ी सारे आइडियाज़ दिए हैं, अलग अलग फील्ड में दिए हैं, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे एजुकेशनल सिस्टम पढ़ रहे हैं तो हम एजुकेशन के प्रोस्पेक्टिव में ही देखेंगे। एजुकेशन वर रिलेटेड टू कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीजन एंड गॉड, जैसे कि मैंने आपको बताया, अकॉर्डिंग टू फ्रोबेल्स
तो इस तरीके से यहाँ पे हम देख सकते हैं, टू हिम एजुकेशन इज ए स्टेज इन द इवोल्यूशन ऑफ द चाइल्ड, एजुकेशन हेल्प्स टू एलिवेट चाइल्ड्स हायर लेवल। तो मतलब उन्होंने कहा है कि एजुकेशन एक तरीके का प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू बच्चा जो है बेसिकली बच्चा अपने पोटेंशियल को रेज कर सकता है, पोटेंशियल को बढ़ा सकता है, हायर लेवल तक ले जा सकता है। और एजुकेशन एक प्रकार का एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है बच्चे की लाइफ में कि बच्चे को यूजफुल मेंबर बना दे ऑफ द सोसाइटी, मतलब समाज का एक यूजफुल मेंबर बना दे। और बेसिकली यही एक गोल होना चाहिए। हमारी जो प्रेजेंट एजुकेशन है उसके अंदर बच्चा, मतलब ये जो 2-3 गोल हैं, जैसे एक तो उन्होंने कहा कि बच्चे के पोटेंशियल को हायर लेवल पे ले जाए, बच्चे के अंदर क्या क्षमता है उसको हायर लेवल पे ले जाए, दैट वुड बी द वन गोल ऑफ द एजुकेशन। एंड सेकंड क्या हो सकता है दोस्तों, सेकंड हो सकता है कि बच्चा जो पढ़ रहा है, जो उसको समझ में आ रहा है। बेसिकली एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि बच्चा पढ़ के और ग्रेड लेके आए या किसी रैंक को सिक्योर करे या किसी पोजीशन को ग्रैब करे, ये नहीं होता है। एजुकेशन का मतलब ये होता है जो एजुकेशन उसके लाइफ में यूज हो एंड वो उसको सोसाइटी का एक यूजफुल मेंबर बना दे, सोसाइटी के लिए कुछ कर पाए, समाज के लिए कुछ कर पाए। तो बेसिकली ऐसे उनके व्यूज थे। और जो व्यक्ति ऐसे व्यूज के ऊपर चलता था उनको आइडियलिस्ट कहते हैं, आदर्शवाद। क्योंकि आदर्शवादी बातें मैंने आप लोगों को समझाई हैं। ठीक है, समझ में आ गया? चलें आगे, कोई दिक्कत नहीं है, चलें। ओके, ही इंट्रोड्यूसेस ए न्यू मेथड ऑफ टीचिंग। अब उन्होंने एक नया मेथड इजाद किया, नया मेथड बनाया, जो कि यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज है, जो कि बच्चों के इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। बच्चे के अंदर अगर इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली ही विल एंजॉय, और बच्चे की क्वालिटीज को वो आगे रखे। और उन्होंने एम्फेसाइज किया, एम्फेसाइज का मतलब होता है जोर देना, नेचुरल डेवलपमेंट। देखो, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बात कही थी, नेचुरल डेवलपमेंट मतलब नेचर में जो जो चीजें होती हैं एक छोटे से पौधे के साथ, मतलब पौधा जब छोटा होता है और उसके वृक्ष तक बनने की कहानी। तो बेसिकली उन्होंने बच्चे के डेवलपमेंट को उससे जोड़ दिया, कनेक्ट कर दिया। दैट्स वाई he came up with a new concept which was known as kindergarten। ठीक है, और सेल्फ एक्टिविटी के थ्रू, एक्सपीरियंसेस के थ्रू बच्चे की डेवलपमेंट को आगे बढ़ाया जाए। ठीक है, तो ये इस तरीके से उनके व्यूज थे। तो एक बार देख लेते हैं फ्रोबल्स एजुकेशनल आइडियल्स। सबसे पहले उन्होंने यूनिटी के ऊपर फोकस करा। ठीक है, कि भाई एकता में ही जो है बल होता है, और यूनिटी को उन्होंने कहा कि जो होल यूनिवर्स है वो प्रकार की एक यूनिटी है, और इसको उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया सब्सटेंसेस के साथ। ठीक है, सब्सटेंसेस क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। उन्होंने कुछ शेप्स जो है बच्चों को दी, जैसे स्फीयर होता है, क्यूब होता है, क्यूबॉइड होता है, इस तरीके की कुछ ज्योमेट्रिकल शेप लाके उन्होंने बच्चों को प्रोवाइड करी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया यूनिटी के ऊपर उनके जो है लॉज बेस्ड थे। एजुकेशनल इज ए ग्रोथ फ्रॉम विद इन, वो अंदर से ही होती है। एजुकेशन जो शिक्षा है, शिक्षा की जो ग्रोथ होती है वो अंदर से ही होती है। एवरीवन डेवलप्स अकॉर्डिंग टू द सम यूनिवर्सल लॉ, और सारे के सारे जो हैं किसी नियम से डेवलप होते हैं, मतलब एक सिस्टम से डेवलप होते हैं। ऐसे नहीं कि भाई आप उनको ना ही पढ़ा रहे हो, पढ़ाने के अंदर भी कोई सिस्टम नहीं है, जैसे सिस्टम चल रहा है वैसे चलने दिया, ऐसा नहीं है। पूरा एक सिस्टमेटिक तरीके से एक रवैया होना चाहिए। Education is a development by which an individual realizes that he is one unit of the एनकम्पासिंग यूनिट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यूनिटी के ऊपर उन्होंने ज़्यादा फोकस किया, और बेसिकली यूनिटी से ही उन्होंने सोशल कोलैबोरेटिव इस तरीके के कॉन्सेप्ट को बनाया। ठीक है, अच्छा, उसके बाद डेवलपमेंट इज ए पॉसिबल ओनली थ्रू एक्टिविटी एंड प्रैक्टिस। अब ये पॉइंट यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट है कि जो डेवलपमेंट है बेसिकली वो एक प्रकार का एक प्रोसेस होती है जो एक्टिविटी के थ्रू डेवलप कराया जाता है या फिर प्रैक्टिस के थ्रू डेवलप कराया जाता है। ठीक है, एक्टिविटी बहुत जरूरी है, फ्री एक्टिविटी। ठीक है, जहां पे जाके बच्चा कोई उसके ऊपर कोई बाउंडेशन ना हो, उसको जो समझ में आता है फिजिकली वो जो कुछ कर पाए वो करेगा। ठीक है, उसको करने दो, लेट हिम डू। द पर्पस ऑफ एजुकेशन इज टू अनफोल्ड द चाइल्ड्स इनेट पावर। और एजुकेशन का जो पर्पस होना चाहिए वो बच्चे की जो पावर है, जो उसकी इनर पावर, उसको अनफोल्ड करे। ठीक है, उसको खोले,
पब्लिक के सामने खोले, अवेकन हिज स्पिरिचुअल नेचर। और जैसे कि मैंने बताया कि वो जो है आइडियलिस्ट को फॉलो करते, वो आइडियलिस्ट थे, सबसे बड़े आइडियलिस्ट थे, गॉड को फॉलो करते थे, रिलीजन को फॉलो करते थे। तो स्पिरिचुअल जो नेचर है वो बच्चे के अंदर डेवलप हो। ही मे हैव ए स्पिरिचुअल यूनियन विद द गॉड। देयर इज ए सिमिलरिटी बिटवीन द ग्रोथ ऑफ ए प्लांट एंड दैट ऑफ ए चाइल्ड। और जैसे कि मैंने आपको बताया नेचर से बहुत ही ज़्यादा वो ताल्लुक़ रखते थे। तो जो नेचर की जो ग्रोथ है बेसिकली वो बच्चे की ग्रोथ के मतलब बराबर है। जैसे जैसे नेचर ग्रो करता है, एक प्लांट ग्रो करता है, वैसे वैसे बच्चा भी ग्रो करेगा। प्ले इज़ द हाइएस्ट एक्सप्रेशन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड एंड इट अलोन इज़ द फ्री एक्सप्रेशन ऑफ व्हाट इज़ इन ए चाइल्ड्स सोल्स। अब देखो इसका मतलब क्या है, जो प्ले है उनको प्ले को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया। प्ले को क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया कि बच्चा जब छोटा होता है ना दोस्तों, तो बच्चे की एक नेचुरल टेंडेंसी रहती है कि वो खेलेगा। बच्चा खेलता है, वो सबसे पहले तो अपने आप से खेलता है, उसके बाद वो धीरे धीरे जो है प्ले के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, वो भी मैंने पढ़ाए हुए हैं, चैनल पे जाके देख लेना, कोई ना कोई वीडियो जरूर होगी प्ले के ऊपर। तो सबसे पहले सोलो प्ले करता है, वो अपने आप से ही खेलता है, ठीक है। तो नेचुरली उसको खेलने दो। अब अगर आप जो है उसके एजुकेशन में प्ले डाल दोगे, एक्टिविटीज के अंदर प्ले डाल दोगे, तो डेफिनेटली वो एजुकेशन को एंजॉय करेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। प्ले इज स्पॉन्टेनियस एक्टिविटी ऑफ द चाइल्ड, मतलब एक लगातार एक्टिविटी होती है। इट इज द टेस्ट फॉर देयर एजुकेशन, ठीक है। अच्छा, प्ले को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया उन्होंने। सेल्फ एक्टिविटी इज द ग्रेटेस्ट टीचर, द टीचर इज द ओनली ए गाइड, ही शुड हैव फुल्ली सिंपैथी फॉर द चाइल्ड। अब सेल्फ एक्टिविटी उन्होंने कराई, मतलब सेल्फ एक्टिविटी को लेके उन्होंने काफ़ी बातें कही हैं कि बच्चा जो है सेल्फ एक्टिव हो, अपने आप ही कुछ एक्टिविटी डिज़ाइन करो जो बच्चा जो है अपने आप ही करेगा, ठीक है। और टीचर के लिए उन्होंने कहा कि टीचर सिर्फ एक गाइडेंस के रूप में काम करे, मतलब गाइडेंस करता रहे, फैसिलिटेट करे एजुकेशन को। सब कुछ एजुकेशन जो है टीचर के हाथ में नहीं है कि टीचर जो है सारा सब कुछ करवा रहा है, बच्चे जो हैं आराम से बैठे बैठे पैसिवली नोट डाउन करते जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। और जितने भी आपके आइडियलिस्ट हैं, जितने भी बिहेवियरिस्ट हैं और जितने भी आपके साइकोलॉजिस्ट हैं, वो इस बात को मानते हैं कि एक्चुअली जो एजुकेशन है वो पैसिवली गेन नहीं हो सकती बाय द स्टूडेंट को सेल्फ एक्टिव होना पड़ेगा। सेल्फ एक्टिविटी स्टूडेंट के लिए होनी चाहिए। टीचर जो है वो एक फैसिलिटेटर के रूप में काम करे, एक शिक्षा जो है एक सहायक के रूप में काम करे। बच्चे जहाँ पे प्रॉब्लम महसूस करे वहाँ पे शिक्षक जो है आगे बढ़ के बच्चे की प्रॉब्लम को रिमूव करें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद शिक्षक को क्या चाहिए कि बेसिकली वो सिंपैथी रखे बच्चों के साथ, ठीक है, सिंपैथी रखे बच्चों के साथ, जो है डेफिनेटली जो है आराम से बात करे, बच्चों को प्यार से समझाए। तो वो सारी चीज़ें एक टीचर के अंदर, एक क्वालिटेटिव टीचर के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ उनके व्यूज़ थे। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। वीडियो सेशन थोड़ा सा लंबा होगा, हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो, लेकिन मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ वो बड़ा ही क्वालिटेटिव है और डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। अगर आप वीडियोस को रेगुलर फॉलो करोगे टैट्स ग्रुप पर, तो डेफिनेटली आपके जो मार्क्स हैं 30 आउट ऑफ 30, ये आपके मार्क्स कहीं पे ही नहीं गए, ठीक है। तो ये मेरी गारंटी है। आप जो है टैट्स गुरु चैनल पर जितनी भी वीडियो हैं सबको फॉलो करें, नोट्स बनाएं और पढ़ें। डेफिनेटली आप कमेंट करें कि सर मुझे उस टॉपिक पे प्रॉब्लम है, वो टॉपिक समझा दो, मैं डेफिनेटली आपको वो टॉपिक समझाऊंगा, ठीक है। तो चलते हैं आगे। अब थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं किंडरगार्टन सिस्टम की, ठीक है। हो सकता है कि मैं आपको डायरेक्टली किंडरगार्टन बता देता, लेकिन आपको एक नॉलेज होनी चाहिए, एक पूरी एक कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान जो है हमेशा आपके लिए समस्या खड़ी कर सकता है। अच्छा, सिस्टम स्टार्ट करते हैं अपना। किंडरगार्टन, जैसे कि इसमें वर्ड आ रहा है गार्डन, तो गार्डन से ही समझ जाना, ठीक है। देखो उन्होंने दो कंसेप्ट निकाले, एक तो बच्चों के लिए गार्डन और एक बच्चों का गार्डन, ठीक है। मतलब गार्डन फॉर चाइल्ड और गार्डन ऑफ चाइल्ड, ये दोनों ही कॉन्सेप्ट को वो लेके आगे चले, ठीक है। चलते हैं आगे। किंडरगार्टन इज द सिस्टम ऑफ प्री स्कूल। और मैं आपको बता दूं, जो बच्चों के जो प्री स्कूल होते हैं ना, हमारे यहाँ मॉडर्न एजुकेशन के अंदर, कि बच्चा जब छोटा होता है मे बी 4 या 5 साल का होगा, तो वहाँ पे बच्चों को डायरेक्टली जो है हम नर्सरी के अंदर नहीं रखते हैं, ठीक है। LKG UKG जो होती हैं उसमें हम नहीं एडमिशन दिलाते हैं, हम बच्चों को पहले प्री स्कूल में एडमिशन दिलाते हैं, ठीक है। हालांकि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन पहले प्री स्कूल, तो वो जो प्री स्कूल का जो कॉन्सेप्ट है वो होता है आपका किंडरगार्टन,
ठीक है। तो एक प्रकार का प्री स्कूल जो है होता है, वहाँ पे बच्चों को डेफिनेटली तरह तरह की एक्टिविटी करवाई जाती हैं, ठीक है। फ्री एक्टिविटी करवाई जाती हैं, सोलो एक्टिविटी करवाई जाती हैं, सेल्फ एक्टिविटी में बच्चा इन्वॉल्व होता है, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स बच्चे को दी जाती हैं, बच्चे अपना घर बना बना के खेलते हैं, तो वहाँ पे प्ले भी होता है और बच्चे धीरे धीरे इस एनवायरनमेंट को कैच भी करते हैं, ठीक है। प्री स्कूल इन विच चिल्ड्रन आर टोट थ्रू क्रिएटिव प्ले, सोशल इंटरेक्शन, वहाँ पे बच्चे बातचीत भी करते हैं, करने की कोशिश करते हैं, तो बच्चे के फ्रेंड सर्कल भी बनता है, बच्चे का पीयर जो उसका जो एक फियर होता है, मतलब दूसरों से बातें करने का डर जो होता है वो भी गायब हो जाता है, बच्चे का धीरे धीरे कम्युनिकेशन भी अच्छे से इम्प्रूव करेगा। एंड नेचुरल एक्सप्रेशंस, ही कॉल्ड दिस स्कूल एज किंडरगार्टन which means in German language garden of children. He aimed children his school to grow as freely as flowers in garden. तो उन्होंने बच्चे को बेसिकली कोशिश की कि बच्चा डेवलप हो जैसे बाग में फूल डेवलप होते हैं, फ्लावर डेवलप होते हैं, इस तरीके से ही बच्चा डेवलप करेगा, ठीक है। तो ये था उनका किंडरगार्टन। अब थोड़ा सा इसको थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। अच्छा, अब इन्होंने क्या है बेसिकली, इन्होंने जैसे मैंने आपको बताया था गार्डन इन्होंने बनाए दो प्रकार के, गार्डन फॉर चिल्ड्रन और गार्डन ऑफ चिल्ड्रन। एक गार्डन फॉर चिल्ड्रन मीन्स ए लोकेशन वेयर दे कैन ऑब्जर्व एंड इंटरेक्ट विद नेचर। अब उन्होंने गार्डन फॉर चिल्ड्रन में बताया कि ये एक प्रकार की एक ऐसी लोकेशन है, मतलब अगर हम इसको हिंदी में ट्रांसलेट करें तो बच्चे के लिए बाग, बच्चों के लिए बाग, तो एक प्रकार की एक ऐसी लोकेशन है जहाँ पे बच्चा जाएगा, ऑब्जर्व करेगा, दूसरों से बात करेगा और नेचर के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? अच्छा, उसके बाद चलते हैं। एक गार्डन ऑफ चिल्ड्रन मीन्स where they themselves can grow and develop in freedom for arbitrary political and social imperatives। तो देखो वहां पे बच्चा जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एक्टिविटी बच्चा करेगा, ठीक है। गार्डन में बहुत सारी चीजें होती हैं बच्चों के लिए करने के लिए, जैसे मैंने कुछ प्ले बताए थे आपको, कुछ ज्योमेट्रिकल शेप्स बताई थी, वो बच्चों को दे दी जाती है, उनके साथ बच्चे जो हैं खेलते रहते हैं, उन शेप को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, कुछ सब्सटेंस उन्होंने बच्चों के सामने रखे, ठीक है। तो इस तरीके के उन्होंने दो कॉन्सेप्ट को इजाद किया, गार्डन फॉर चिल्ड्रन और गार्डन ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। तो इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन जो है पेपर में आ सकता है। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं फीचर्स ऑफ किंडरगार्टन, ठीक है। अब फीचर क्या है, तो सबसे पहले उन्होंने फ्री सेल्फ एक्टिविटी को बनाया कि बच्चा जो है, देखो बच्चा नेचुरली खेलने की कोशिश करता है, तो बच्चों की एजुकेशन में जो है प्ले डाल दिया जाए तो बच्चा जो है खेलेगा, बच्चों को अपॉर्चुनिटी दो, बच्चा खुद करेगा। देखो इम्पल्सिस एंड बच्चे जो मोटिव्स होते हैं, डेफिनेटली जो इम्पल्सिस होते हैं, बच्चे फिजिकल एक्टिविटी में ज़्यादा इन्वॉल्व होने की कोशिश करते हैं। वो बच्चे जो छोटे होते हैं, जो प्री स्कूल के अंदर जाने लायक होते हैं, वो फिजिकली जो है डेवलप होने की कोशिश करेगा। आप छोटे बच्चे को देख लो, कितना ही उसको आप समझा लो, लेकिन घर से बाहर उसको निकलना है, अपने दोस्तों के साथ उसको खेलना है, ठीक है, तो वो ये चीजें करता है, ठीक है। उसको अगर आप किसी चीज को ना करने के लिए बोलोगे तो डेफिनेटली वो चीज को करेगा। तो फिजिकली वो ज्यादा इन्वॉल्व होता है, एनर्जी बच्चे के अंदर बहुत ज्यादा होती है। तो फ्री सेल्फ एक्टिविटी में कहा है कि इस एनर्जी को यूज करो, बच्चों को करने दो, अपॉर्चुनिटी दो, ठीक है भाई, जाके करो, जो भी तुम्हारे मन में आए करो उस चीज को। क्रिएटिविटी, क्रिएटिव चाइल्ड इज क्रिएटिव इन नेचर। नेचुरली जो चाइल्ड होता है, बच्चा जो होता है वो क्रिएटिव होता है। किंडरगार्टन फोस्टर्स क्रिएटिविटी बाय प्रोसेस ऑफ मटेरियल्स। अब ये वो मटेरियल है जिसका मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, जैसे कि क्यूब्स, ज्योमेट्रिकल शेप्स हो गई, स्फीयर हो गया उसके अंदर, ठीक है। तो वो सारे के सारे बच्चों को दे दिए जाते हैं, कुछ कार्ड्स बच्चे को दे दिए जाते हैं, कुछ एक्टिविटी में बच्चों को इन्वॉल्व कराने की कोशिश की जाती है कि बच्चा जो है उन चीज़ों को लेके, अब जैसे बच्चों को अगर आप कार्ड दे दोगे या बच्चों को है ना बहुत सारी बोतलें दे दोगे, शीशी दे दोगे, तो वो एक शीशी को दूसरी शीशी के ऊपर, तीसरी शीशी के ऊपर, चौथी शीशी के ऊपर लगातार जो है एक बिल्डिंग बनाने की कोशिश करता है। तो वो भी एक प्रकार की एक्टिविटी है, ठीक है, वो भी एक प्रकार की क्या है, एक्टिविटी है। उसके बाद सोशल पार्टिसिपेशन बच्चे का होता है। ऑब्वियसली बच्चा जो है जब दूसरे फ्रेंड के साथ खेलेगा तो उसका सोशल पार्टिसिपेशन तो होगा, बच्चा वहाँ पे इंटरेक्ट करने की कोशिश करेगा दूसरे बच्चों के साथ, तो सोशल पार्टिसिपेशन बच्चे का यहाँ पे हो रहा है। मोटर एक्सप्रेशन यहाँ पे इंप्रूव हो रहा है। फिजिकली वो जो है, मोटर का मतलब ये है जो ग्रोस मोटर होती है, जो फाइन मोटर स्किल्स होती हैं, मसल्स होती हैं, वो बच्चे की डेफिनेटली यहाँ पे इंप्रूव करेंगी क्योंकि बच्चा फिजिकली ज़्यादा इन्वॉल्व होगा। गिफ्ट्स, occupations as materials and method of education. Froebel's design special materials known as gifts
कुछ मटेरियल्स उन्होंने डिज़ाइन किए हैं जिनको गिफ्ट्स बोला जा रहा है। सीरीज ऑफ रिकमेंडेड एक्टिविटीज़, कुछ एक्टिविटीज़ उन्होंने डिज़ाइन करी हैं जो ऑक्यूपेशंस में काम आए, नोन एज ऑक्यूपेशन फॉर यूज इन किंडरगार्टन। अब ये वो वाला ऑक्यूपेशन नहीं है कि बड़े होकर कुछ करेंगे, नहीं। जो बच्चे जो स्कूल के अंदर होते हैं तो डेफिनेटली उनको एक रोल प्ले दे दिया जाता है, तो किंडरगार्टन के अंदर ही जो वो ऑक्यूपेशन यूज करेंगे, बेसिकली डिफरेंट नंबर ऑफ एक्टिविटीज के थ्रू उनको गुजरना है, वो उनको करने देनी है। The gifts are a set of geometric shapes such as balls, cubes, cut papers, etc. Occupations such as folding paper, clay modeling. तो जो गिफ्ट्स होते हैं वो बेसिकली बच्चों के होते हैं बॉल्स, क्यूब्स, कट पेपर्स, और जो ऑक्यूपेशंस होता है वो फोल्डिंग पेपर, क्ले मॉडलिंग। तो इस तरीके से ऑक्यूपेशन के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ऑक्यूपेशन जब नाम आ जाता है तो हम सोचते हैं कि ओहो ये तो यार जो बड़ों का ऑक्यूपेशन होता है वो होता है, नहीं, ये बच्चों के पर्सपेक्टिव में बोला जा रहा है, ये वो वर्ड है यहाँ पे। उसके बाद बात करते हैं टीचिंग थ्रू प्ले, और यहाँ पे टीचिंग कराई जाती है प्ले के दौरान, ठीक है। तो प्ले ही बच्चा करेगा, क्योंकि बच्चा जो है खेलने की कोशिश करता है, नेचुरल टेंडेंसी बच्चे की यही रहती है, तो बच्चा प्ले भी करेगा, साथ में उसको चीज़ें समझ में भी आएंगी, तो टीचिंग भी हो रही है। तो बेसिकली ये बेसिकली लर्निंग बाय डूइंग, ये उसको प्रमोट करता है, उस कॉन्सेप्ट को प्रमोट करता है। Play is the characteristic activity of the childhood kindergarten system makes use of this play behavior of providing learning experiences of the child, so the child will learn many things easily and eagerly। ठीक है, तो प्ले के थ्रू बच्चों को समझाने की कोशिश हम करते हैं। उसके बाद लास्ट का पॉइंट देख लेते हैं, टीचिंग थ्रू सॉन्ग्स, गेस्चर्स एंड कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो बच्चों को सिंगिंग कराई जाती है, ठीक है, बच्चों के गेस्चर चेंज कराए जाते हैं, कुछ डेफिनेटली कुछ कंस्ट्रक्टिव काम उनको करने के लिए दिया जाता है, तो ओवरऑल बच्चे की पर्सनालिटी इंप्रूव होती है, और यही एक बेस्ट तरीका होता है बच्चों की ग्रोथ कराने में और बच्चों को डेवलप कराने में। ठीक है, तो जब उनका प्री स्कूल अच्छे से जाएगा किंडरगार्टन में, तो डेफिनेटली जो है बच्चे का जो फोकस बच्चा जो है आगे बहुत अच्छा करेगा। तो ये ऐसा उनका कॉन्सेप्ट था कि जो प्ले है वो इन्वॉल्व कराया जाए बच्चों की टीचिंग में। ठीक है, तो डेफिनेटली बच्चा एंजॉय करेगा। तो दोस्तों ये था जहां पे मैंने आपको बताया, सबसे पहले तो फ्रेडरिक फ्रोबेल का मैंने इंट्रोडक्शन दिया, जर्मनी के थे ये, और उन्होंने सबसे पहले किंडरगार्टन स्कूल जर्मनी के अंदर ब्लैंकबर्ग में ओपन किया था। ठीक है, उसके बाद उनके कुछ व्यूज़ हमने देखे कि एजुकेशन को लेके उनके क्या व्यूज़ थे। ठीक है, एजुकेशन व्यूज़ ऑफ फ्रोबेल, और फ्रोबेल एजुकेशनल जो उनके आइडियल्स थे वो हमने देखे, आइडियल्स। और उसके बाद जो है फ्रोबेल्स किंडरगार्टन सिस्टम को हमने जो है बहुत ही मतलब डिटेल्ड इसकी एक छोटी सी डिस्कशन हमने यहाँ पे कोशिश मैंने की है कि आपको अच्छे से समझाया जाए किंडरगार्टन सिस्टम एक्चुअली में होता क्या है, और फीचर्स ऑफ किंडरगार्टन हमने एंड में देखा। ठीक है, तो आप स्नैपशॉट ले सकते हैं और डेफिनेटली जो है आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। अब आपका कोई डाउट नहीं होना चाहिए, और फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करें, डेफिनेटली मैं आपके क्वेरी को रिमूव करूंगा। थैंक यू वेरी मच, और मिलते हैं किसी नए टॉपिक में नेक्स्ट टाइम किसी नई वीडियो में। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए, धन्यवाद।